ओके, तो बेसिक वर्ब की पीडीएफ हम शुरू करते हैं। किस तरीके से करेंगे मैं आपको थोड़ा बता दूं। मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने 3 क्वेश्चन दे दिए। अब तीनों क्वेश्चन आप करोगे, तीनों क्वेश्चन आप करोगे और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आप पहले तीनों क्वेश्चन देखोगे, हर क्वेश्चन का आपको पोल मिलेगा अलग अलग, अलग अलग आप लोग सिर्फ आंसर करोगे। एक्सप्लेनेशन जो है वो एकदम एंड में दिया जाएगा जब तीनों क्वेश्चंस को आप आंसर कर लोगे। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। अब 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तीनों क्वेश्चन को पढ़िए और मैं पोल दूंगी, उसके हिसाब से फिर आंसर मार्क करिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का पोल ये है, सब लोग आंसर करिए। मजा आती है प्रैक्टिस सेशन में, आपको आपकी रैंक पता चलती है और प्रैक्टिस के संग संग बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। एक एक क्वेश्चन में मैं आपको बहुत ढेर सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देती हूँ, तो मतलब ओवरऑल बहुत मजा आती है प्रैक्टिस सेशन में। वेरी गुड स्काई। क्वेश्चन नंबर 2 का पोल आपकी स्क्रीन पर ये है, सब लोग देखिए और एकदम शांति से आंसर करिए बढ़िया से। मैम दिस सेशन इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्लास। ये सब भूल जाओ कि ये सेशन प्रीवियस क्लास के ऊपर बेस्ड है कि नहीं, वरना पूरे टाइम क्लास में दिमाग में यही चलता रहेगा कि हमने पिछली क्लास नहीं करी है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। ये सेशन सिर्फ इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। आपको जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से आंसर करिए, फिर जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे देखेंगे तो उसके बाद तो सब कुछ वैसे भी क्लियर हो जाना है। सो दीज आर लाइक सम थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ये आपका लीडर बोर्ड है। अब एक एक करके सब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन 2 एंड देन 3। द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय, ये करेक्ट आंसर है जो मैंने मार्क किए हैं, आर बाउंड टू इफेक्ट। यार पता है, सबको पता है, कल भी मैंने बताया था। इफेक्ट नाउन होता है कि वर्ब होता है? इफेक्ट होता है नाउन और अफेक्ट होता है वर्ब, है ना। टू अफेक्ट द टैक्स पॉलिसी, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा। पहले वाले पार्ट में एरर थी, सॉरी तीसरे वाले पार्ट में एरर थी। मुझे ये बताइए अच्छे से समझ में आया है कि नहीं। समझ में आना इज समथिंग एल्स, अच्छे से समझ में आना इज एंटायरली समथिंग एल्स। सो आई जस्ट वांट टू नो दैट कि अच्छे से समझ में आया है कि नहीं, बढ़िया से समझ में आया है, बहुत बढ़िया। ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर, बहुत सी ओकेजन पे हमने पुअर की मदद करी। वी डिड हेल्प द पुअर। कल ही मैंने ये सीखा था और आपको बताया भी था ना, सिखाया था कि डू डज और डिड ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है हमेशा, यानी कि हेल्प नहीं आएगा, हेल्प होगा। अच्छे से रिवीजन हो रहा है ना जो भी कल पढ़ा था? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे। अगर यस्टरडे की बात हो गई है, हमारी चीजें पास्ट में चली गई हैं, यस्टरडे की बात हो गई है, पास्ट में है, तो ट्राइज नहीं ट्राइड हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किस तरह से चीजों को हम देखते हैं, समझ में आ रही है बात? वंडरफुल। इन तीनों क्वेश्चंस को करिए जल्दी से, स्पीड में करिएगा सब लोग इन तीनों क्वेश्चंस को।
क्वेश्चन नंबर 5 का पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 का पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये पोल क्वेश्चन नंबर 6 का है। चलो तीनों डिस्कस कर लें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम। टाइम के लिए पास अवे नहीं लिखा जाता है। पास अवे का मतलब होता है डेथ होना किसी की। तो टाइम के लिए पास अवे नहीं, सिर्फ पास लिखा जाता है। ठीक। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड। परमिटेड वर्ड के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो परमिटेड एंटरिंग नहीं, परमिटेड टू एंटर होगा। अब आप सोचोगे कि मैम आपने ये तो पढ़ाया नहीं था। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम क्लास में करते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम प्रैक्टिस के दौरान सीखते हैं। तो ये जो मैं आपको शब्द बता रही हूँ ना कि इस शब्द के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इस शब्द के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, तो इसको कहीं पे स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर कहीं पे रफ में नोट करते जाइए। और आप में से कोई भी एक स्टूडेंट, कोई भी एक जिम्मेदार स्टूडेंट मुझे उस लिस्ट को दे देगा तो मैं यहाँ पे आप सबको दिखा दूंगी। ठीक है, कि परमिटेड के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्लियर है? कोई भी कौन करने वाला है ये चीज अच्छे से? अक्षी इज नॉट देयर यार, अक्षी मुझे दिख ही नहीं रही है। अक्षी आप करोगे? चलो मेरे ख्याल से आज अक्षी एब्सेंट है, वरना इतने देर तक चुप कहाँ रह पाती हो। अक्षी इज देयर। चलो ठीक है अक्षी, आप करिएगा। ठीक है, आपको लिखना है ग्राफ पेपर में, परमिटेड के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इस तरह से जो भी मैं एक्स्ट्रा चीजें बताती जाऊं। चलिए अब हम आगे बढ़े। हमने देखा ये अट्रैक्ट वर्ड किसके लिए यूज होगा, जो वर्ब यूज होता है किसके लिए यूज होता है? जो वर्ब यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू आंसर यार, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। जो भी ऑफ आता है उसके जस्ट पहले जो वर्ड है वर्ब उसके हिसाब से लगता है। सिंपल सा फंडा समझ लो, आपके सेंटेंस में अगर ऑफ आ रहा है तो आपके सेंटेंस में जो भी वर्ब लगता है वो किसके हिसाब से लगता है? ऑफ के पहले जो वर्ड आया है ना उसके हिसाब से लगता है। अब हमने यहाँ पे देखा अट्रैक्ट, ये जो वर्ड है किसके हिसाब से लगेगा? ये जो वर्ड दिख रहा है इंट्रोडक्शन, इसके हिसाब से लगेगा। तो दिस इज सिंगुलर, तो ये भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? एस लगा के, तो अट्रैक्ट में एस लग जाएगा और ये अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? सारे सेंटेंस को बीच में तोड़ तोड़ के समझो, अच्छे से समझ में आएगा। फिर से समझिए क्वेश्चन नंबर 6। कभी भी हमारे सेंटेंस में अगर ऑफ दिया है ना, ध्यान रखना, तो जो भी वर्ब लगेगा वो उस वर्ड के हिसाब से लगता है जो ऑफ के पहले आया है। जैसे कि ऑफ के पहले लिखा है इंट्रोडक्शन, तो हमारा वर्ब इंट्रोडक्शन के हिसाब से लगेगा। तो इस वजह से इसके लिए जो वर्ड यूज होगा इंट्रोडक्शन, ION से एंड हो रहा है ना? तो मतलब कि ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाला जाएगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर लगता है। तो अट्रैक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं एस लगा के, तो यहाँ पे एस लग जाएगा। ठीक, और आसान शब्दों में समझते हैं, वो जो भी वर्ब लगता है वो इसके हिसाब से लगता है कि ऑफ के पहले क्या आया है। ऑफ के पहले लिखा है इंट्रोडक्शन, तो इसके हिसाब से लगेगा। इंट्रोडक्शन के लिए वर्ब सिंगुलर आएगा तो अट्रैक्ट भी सिंगुलर हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए इन तीनों सेंटेंस को करिए। इन तीनों सेंटेंस में भी आपको हर सेंटेंस में कुछ नया सीखने को मिलेगा। बढ़िया से करो।
9 का पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो अब इसको देख लेते हैं, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। अच्छा, यूजुअली क्या होता है ना कि जब हमें हमारे सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन दिखता है, दैन हो गया, एंड हो गया, कभी भी कोई भी कंजंक्शन दिखता है, तो उसके पहले जो है उसके बाद में भी एग्जैक्टली वही फॉर्म लिखा जाता है ना। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पहले आईएनजी लिखा है तो बाद में भी आईएनजी आ जाएगा, पहले एस लिखा है तो बाद में भी एस लग जाएगा, यही करते हैं ना हम लोग यूजुअली। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हमारे सेंटेंस में पहले टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ठीक, तो बैलेंस करने के लिए यूजुअली लोग क्या करते हैं, बाद में भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं और इसको टू लिव कर दिया होगा। बताओ सही बोल रही हूँ क्या है यार? बाद में भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करके टू लिव कर दिया होगा, ठीक है। पर एक्चुअली में अब डिफरेंस देखो यहीं पे आता है, हमारे सेंटेंस में अगर कोई भी ज्वाइनिंग वर्ड कनेक्टर कंजंक्शन आता है और वो टू के संग यूज हुआ है, पहले टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो बैलेंस करने के लिए बाद में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, यानी कि टू लिव नहीं आएगा, सिर्फ लिव आएगा। ये एक नई चीज है जो आप लोग सीख रहे हो, है ना। The passerby told us where was the marriage hall। ये एक सेंटेंस, एक नॉर्मल सेंटेंस है, ना ही क्वेश्चन है और ना ही सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव से हो रही है, एक नॉर्मल सेंटेंस है। नॉर्मल सेंटेंस से मतलब क्या होगा, पहले आएगा हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और फिर आएगा वर्ब, यानी कि पहले आएगा मैरिज हॉल और उसके बाद आएगा वॉज। बात समझ में आ गई अच्छे से। ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है तो इसको नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, अभी रिपीट कर दूंगी, पहले इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, 11 जल्दी से करिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 12 करिए सब लोग।
कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं और डिटेल में कराती हूँ। लाइक ये जो वर्ड है ना, लाइक, ये अपने संग आईएनजी फॉर्म नहीं लेता है। ये एरर थी, ठीक है। जितना समझ में आ रहा है समझिए, बाकी और ज्यादा डिटेल में अभी हम एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, आप समझो। ये बहुत अच्छा रहता है पता लगना कि हमको कौन सी चीज पता है और कौन सी चीज नहीं पता है, ठीक है। The well-known pianist had to practice for several hours a day. प्रैक्टिस वर्ड को याद कराने का क्या तरीका मैंने कल बताया था, एबीसीडी मन में पढ़ो, पहले सी आता है कि पहले एस आता है। अगर आप मन में एबीसीडी पढ़ते हो, पहले सी आता है कि पहले एस आता है, पहले सी आता है, मैंने पहले वाले को ऊपर लिख लिया। फिर से मन में एबीसीडी पढ़ो और मुझे बताओ कि पहले एन आता है कि पहले वी आता है, पहले एन आता है कि पहले वी आता है, पहले एन आता है। तो मैंने पहले वाले को फिर से ऊपर रख लिया। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वर्ड्स को लिख देंगे। जैसे कि प्रैक्टिस को कैसे लिखेंगे, PRACTICE, PRACTISE, ठीक है। और एन से हो गया नाउन, बी से हो गया वर्ब। यही लॉजिक था, पहला पहला एक तरफ। एबीसीडी पढ़ा, पहले सी आया फिर एस आया, फिर हमने एबीसीडी पढ़ा, पहले एन आया फिर बी आया। तो जो पहले आया है उसको मैंने एक साथ रख लिया है। इस वजह से सी वाला हमारा नाउन होता है और एस वाला वर्ब होता है। मेरे ख्याल से अब कंफ्यूज कभी नहीं होगे। अभी कंफ्यूजिंग वर्ब नहीं हुआ है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अभी मैं कंफ्यूजिंग वर्ब कराती हूँ। मुझे याद है मैं कंफ्यूजिंग वर्ब कराऊंगी अभी। आपको क्या लग रहा है कि आज मैं जो वहां पे था उसको क्या वहीं पे छोड़ दिया जाएगा? अभी कंफ्यूजिंग वर्ब बिल्कुल करेंगे हम। पहले ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। तो सी वाला होता है नाउन और एस वाला होता है वर्ब। यहाँ पे टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी कि यहाँ पे सी नहीं एस आएगा, ठीक। I compliment you on your good manners. Again, there's a difference between compliment and compliment. और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ एक आई का है। कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट, डिफरेंस सिर्फ आई का है, ठीक। और मीनिंग पूरा पलट जाता है वर्ड का। कंप्लीट वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? COMPLETE। इन द सेम मैनर कंप्लीमेंट की स्पेलिंग क्या होगी? COMPLEMENT। तो अगर हमारे सेंटेंस में COMPLE आ रहा है, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, है ना। तो COMPLE आ रहा है, इसका मतलब होता है कंप्लीट करना। और अगर आई आ रहा है तो इसका मतलब होता है तारीफ करना। और इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, कंप्लीट वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? कंप्लीट वर्ड की स्पेलिंग होती है COMPLE, है ना। और कॉम्प्लीमेंट में भी PLE आता है। तो जिस कॉम्प्लीमेंट में PLE आ रहा है उसका मतलब होता है कंप्लीट करना, और आई का मतलब होता है चीजों को कंप्लीट मतलब तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है। अब बताओ कल मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें कहाँ तक कंप्लीट हुआ था, कहाँ तक बचा था, उसको कर लेते हैं पहले पूरा। कंफ्यूजिंग वर्ड्स बचे थे। कंफ्यूजिंग वर्ड्स अभी नहीं हुए थे ना। चलो पहले कंफ्यूजिंग वर्ड्स करते हैं, फिर हम और प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो कंफ्यूजिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने आपसे बोला हैंग और हंग के बीच में क्या डिफरेंस है, बता पाओगे? कल की जो मेरी क्लास थी बेसिक वर्ब की, उसमें मैंने बोला था कि यहां से मुझे आज कराना है, तो सबसे पहले हम यहां से पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। अगर मैंने आपसे बोला आई हैव डैश माई पेन। अब हमें पता है कि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो फाउंड भी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म फाउंडेड भी है। तो आप यहाँ पे फाउंड लिखोगे कि फाउंडेड लिखोगे? आप यहाँ पे फाउंड लिखोगे। टोटली मतलब कि इसका क्या हुआ, ये बहुत कंफ्यूजिंग पेयर्स होते हैं,
क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म फाउंड भी होता है, फाउंडेड भी होता है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अभी लीडर बोर्ड एंड में मिलेगा सौरभ, अभी जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस, कि आपका सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है आपको। जैसे यहाँ पे ढूंढने की बात हो रही थी तो फाउंड आ गया। अगर किसी कंपनी को स्टैब्लिश करने की बात हुई होती, जैसे मैंने बोला कि आई फाउंडेड माई फर्म, आई फाउंडेड माई कंपनी, मैंने अपनी कंपनी को स्टैब्लिश किया है बेस से। An academy was founded by Roman Sani and Gaurav Manjal, तो वहां पे भी फाउंडेड आ जाएगा। मतलब किसी चीज, आप सिर्फ सेंटेंस को पढ़ते हो, अगर सेंटेंस को पढ़ के ये लग रहा है कि किसी चीज को स्टैब्लिश करने की बात हुई है तो वहां पे फाउंडेड आ जाएगा। अगर सेंटेंस को पढ़ के ये लग रहा है कि किसी चीज को ढूंढने की बात हुई है तो वहां पे फाउंड आ जाएगा। ठीक है। लैब वॉज फाउंडेड बाय बरखा मैम एंड अमन सर, वंशिका एकदम सही सेंटेंस है, यहाँ पे फाउंडेड आएगा। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी आपके सेंटेंस में फाउंड आए, मतलब क्या आएगा वो डिपेंड करता है मीनिंग के ऊपर, सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर। दूसरा है फ्लोन और फ्लोड। यार यहाँ पे भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये वो कंफ्यूजन है जो एग्जाम में होते ही होते हैं। बहुत से लोगों को तो लगता है कि फ्लोड वर्ड गलत है, सीरियसली बहुत से लोगों को ये लगता है कि फ्लोड वर्ड गलत है। यार फ्लोन भी सही है और फ्लोड भी सही है, बस दोनों का मीनिंग अलग है। फ्लोन का मतलब होता है हवा में उड़ना, जैसे कि चिड़िया उड़ती है, बर्ड, बर्ड के लिए फ्लाई, फ्लू और फ्लोन यूज होता है। बर्ड हैड फ्लोन इन द स्काई। ठीक। और अगर बात होती है पानी में बहने की तो वहां पे फ्लोड आता है, जैसे कि माय पेपर बोट हैज फ्लोड इन दी सी, या फिर इन दी रिवर, या फिर इन दी रेन वाटर। ठीक। मतलब हमने एक सिंपल सी चीज सीख ली है कि अगर बात होती है नदी की तरह बहने की तो वहां पे आता है फ्लोड, और अगर बात होती है हवा में उड़ने की तो वहां पे आता है फ्लोन। बताओ, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई कि फ्लोन कहाँ पे यूज होगा और फ्लोड कहाँ पे यूज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर होना। हो गया क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हैंग और हंग। इसमें भी डिफरेंस देख लेते हैं। हैंग का मतलब होता है कि मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग, किसी लिविंग थिंग के लिए जब बात होती है तो वहां पे हैंग यूज होता है, और जब किसी नॉन लिविंग की बात होती है तो वहां पे हंग यूज होता है। ठीक। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, आपने किसी ने इंग्लिश मूवी या हिंदी मूवी देखी है तो उसमें कभी भी अगर जज किसी को फांसी की सजा देते हैं तो क्या लिखता है? ही शैल बी हैंग्ड टिल डेथ। हैंग्ड टिल डेथ, किसी को फांसी की सजा देना। तो हैंग्ड किसको दी जाती है? किसी इंसान को ही तो फांसी चढ़ाया जाता है, मतलब किसी लिविंग बीइंग को। तो अगर कभी किसी लिविंग बीइंग को टांगने की बात होती है तो वहां पे हैंग आ जाता है, और अगर कभी किसी नॉन लिविंग बीइंग को टांगने की बात होती है तो वहां पे हंग आ जाता है। क्या ये चीज, क्या ये पॉइंट आप दोनों को अच्छे से क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए हैंग और हंग के बीच का डिफरेंस। डिसर्नेबल, ल्यूसिड, पैल्पेबल। पेग का मतलब होता है खूंटी। जैसे आप किसी पेंटिंग को दीवार पे खूंटी पे टांग रहे हो, तो पेंटिंग नॉन लिविंग थिंग होती है ना, तो अगर आप पेंटिंग को दीवार पे टांग रहे हो तो वहां पे हंग आ जाएगा, पेंटिंग इज हंग ऑन दी वॉल। और अगर किसी इंसान को टांगने की बात हुई है तो वहां पे हैंग आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगर किसी पेंटिंग को आप टांगोगे तो वहां पे हंग आ जाएगा, और अगर किसी दीवार के ऊपर आप किसी पेंटिंग को टांगोगे तो हंग आ जाएगा, और अगर किसी इंसान को टांगने की बात हो रही है मतलब फांसी की, तो हैंग आएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है? फर्स्ट फॉर्म तो दोनों का सेम होता है, जो डिफरेंट है मैं वो करा रही हूँ। फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो दोनों का सेम होता है। ठीक है। चलो, अब कुछ वर्ड्स और हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं,
और इन वर्ड्स को देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स और हैं जो कंफ्यूज करते हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। बियर, बोर और बॉर्न, देखो इसमें क्या डिफरेंस होता है समझ लो। बॉर्न का मतलब होता है पैदा करना, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो चिल्ड्रन आर बॉर्न, बच्चे पैदा होते हैं ना, तो बॉर्न वहां पे आता है पैदा होने के लिए। और अगर ई लग जाता है तो इसका मतलब होता है टॉलरेट करना, किसी को बियर करना। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? बॉर्न का मतलब होता है पैदा करना, टू गिव बर्थ, एंड बॉर्न ई का मतलब होता है टॉलरेट करना, झेलना किसी को। सी, सॉ एंड सीन, इसका मतलब होता है टू परसीव बाय द आई। और सॉन का मतलब क्या होता है? आपने आरी देखी है, आरी की मदद से किसी लकड़ी को काटने को सॉन बोलते हैं। बहुत से इसमें ऐसे शब्द होंगे, मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके सामने आएंगे तो आपको लगेगा कि ये गलत है। बहुत से ऐसे शब्द होंगे जैसे कि सॉन, सॉन अगर आपके सामने आ रहा होगा तो आपको यही लग रहा होगा कि ये शब्द गलत है, पर बिल्कुल सही है। सीन का मतलब होता है देखना, किसी दृश्य को, किसी चीज को देखना। और सॉन का मतलब होता है अगर हम आरी से किसी चीज को काटने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हैंग और हंग हो ही गया है। अब ये भी फॉल भी देख ले रहे हैं, ये भी हो चुका है, सिर्फ फोर्थ बचा है। देखो फॉलन और फेल्ड का भी मतलब समझो, बड़ा बहुत ही बढ़िया मतलब है। कोई इंसान दौड़ते हुए जा रहा है और वो गिर गया, कोई इंसान दौड़ते हुए जा रहा है और वो गिर गया, तो यहाँ पे यूज होगा फॉलन। और अगर किसी को आपने गिरा दिया है धक्का देके तो यहाँ पे होगा फेल्ड। जैसे कि आपका जानी दुश्मन आपके सामने खड़ा है, आपने उसको धक्का देके गिरा दिया, तो आपने उसको फेल्ड किया है, फेल्ड डाउन किया है, यू हैव फेल्ड हिम डाउन। और अगर आप खुद गिरे हो तो फॉलन आएगा। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, शायद एक बार में पढ़ के समझ में ना आए, बट आई विल मेक श्योर कि मेरे समझाने के बाद एक एक स्टूडेंट को समझ में आए। तो अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप पे क्लिक करिए सब लोग। आगे बढ़ते हैं। फ्लाई, फ्लोन और फ्लोड हमने कर ही लिया है, बाकी का चलो जो बचा है वो भी देख लेते हैं। वाउंड और बाउंडेड, देखो इसका मतलब क्या होता है? अगर मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू वाइंड इट अप, बस मेरा बहुत हो गया, अब मैं थक गई हूँ, वाउंड अप करके मैं निकल रही हूँ, मतलब कि किसी चीज को एनसर्कल करना। जैसे मैंने अपना पूरा बैग एंड बैगेज एनसर्कल कर लिया है, गोले में रख लिया है, मतलब कि वहां पे वाउंड आएगा। और वाउंडेड का मतलब क्या होता है? चोट, इंजरी। वाउंडेड का मतलब होता है किसी भी तरीके की, किसी भी प्रकार की चोट, इंजरी। राइजन और रेज भी वही होता है जो फॉलन और फेल्ड होता है। फॉलन का मतलब होता है खुद से गिरना, और फेल्ड का मतलब होता है कि आप किसी को गिरा रहे हो। तो उसी तरीके से रिजन का मतलब होता है खुद से उगना, जैसे कि सूरज के लिए राइज आता है ना। लेकिन अगर आप अपना हाथ को ऊपर करते हो तो हाथ को ऊपर करने के लिए राइज नहीं, रेज वर्ड यूज होता है। ठीक, तो रेज हो जाता है। मतलब कोई चीज अगर खुद से हो रही है तो वहां पे रिजन आएगा, फॉलन आएगा। और अगर आप कर रहे हो खुद से, जैसे हाथ को जबरदस्ती ऊपर लेके जा रहे हो, तो वहां पे रेज्ड आएगा और फेल्ड आएगा। आई हैव रेज्ड माई हैंड, आई हैव फेल्ड माई हैंड। ठीक है, कितने लोगों को ये समझ में आया है और इस तरह से समझ में आया है कि एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया हो? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सुपर्ब तरीके से क्लियर हो गया हो, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? आई रियली वॉन्ट टू नो द आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखो मैंने बगल बगल इसलिए लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। रिजन और फॉलन मतलब खुद से गिरना, खुद से उठना। रेज्ड और फेल्ड मतलब गिराना। आगे बढ़ते हैं। रेज्ड का मतलब खैर ये अलग ही मीनिंग है, आर ए जेड, जेड का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना बुरी तरीके से। ग्राउंड और ग्राउंडेड देख लेते हैं।
ग्राउंड का मतलब होता है किसी बड़ी सी चीज को जब आप छोटे 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 टुकड़े में तोड़ते हो तो वो ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड करना, ग्राइंड करना। और अगर आप बात करते हो अंडरग्राउंड होने की, जैसे गन्नी बाई अंडरग्राउंड हो गए थे, तो वो ग्राउंडेड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, लाई, ले और लेन देख लेते हैं। इसको बस एक लाइन में समझो, ये सब जो लिखा है छोड़ दो। लाई का मतलब होता है किसी से झूठ बोलना। ले यानी कि मतलब होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटना। ठीक है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ऐसे, मतलब कोई इंसान अपने उस पे घुटने के दम पे नहीं चलता, ऐसे बकैया बकैया जैसे हिंदी में कहते हैं, तो उसको बोलते हैं टू मूव इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब कि लेन। और अगर वो लेटा हुआ है तो वो हो जाएगा लेड। क्लियर है? लाए मतलब झूठ बोलना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चलना मतलब कि लेन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटना मतलब कि लेड। नाइन्थ रिपीट कर दूं, ग्राउंड का मतलब होता है किसी बड़ी सी चीज को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ना, और ग्राउंडेड का मतलब होता है ग्राउंड में जाके छुप जाना। रेंट और रेंटेड समझ लेते हैं। देखो, रेंट का मतलब होता है किसी बड़ी चीज को तोड़ देना गुस्से में, रेंट। और रेंटेड का मतलब होता है किराया। जैसे कि अगर आपका घर रेंट पे उठा है तो मैं बोलती हूँ, मैं ये बोलूंगी कि आपका घर रेंटेड है या फिर रेंट पे उठा है। लेकिन अगर गुस्से में किसी चीज को तोड़ने की बात हुई है तो वहां पे आ जाएगा रेंट, RENT, रेंट। डिफरेंस समझना। रेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। अगर हैड के बाद आया है, रेंट लिखा है हैड के बाद, तो इसका मतलब है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है उसका मीनिंग होगा किसी चीज को गुस्से में तोड़ देना। और अगर केवल रेंट आया है, हैड नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है किराया। बहुत ही माइन्यूटली चीजों को समझिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएंगी। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ब्लो, ब्लोड एंड ब्लोड। चलो करते हैं। ब्लोन का मतलब क्या होता है? मूव ऑफ क्रिएटिंग एन एयर करंट, एयर प्रेशर, टू क्रिएट अ काइंड ऑफ एयर प्रेशर, टू क्रिएट अ काइंड ऑफ एयर करंट, उसको बोलते हैं ब्लोन। और ब्लोड किसको बोलते हैं? ब्लोड हो गया हमारा टू मूव और प्रॉपल, मूव या प्रॉपल करने को बोलते हैं ब्लोड। ठीक है, अच्छे से क्लियर है? और फ्लोड का मतलब क्या होता है? करंट में मूव करना, जैसे कि लिक्विड, गैस या इलेक्ट्रिसिटी में किसी चीज का फ्लो करना, वो फ्लोड हो जाएगा। रेंट रिपीट कर दूं, देखो रेंट का एक मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना छोटे छोटे टुकड़ों में, और एक मतलब होता है किराया। ठीक है, अच्छे से क्लियर है? जो भी चीज क्लियर नहीं है पूछ लो। चलो, ब्लोन का मतलब होता है कि इफ यू आर मूविंग और क्रिएटिंग एन एयर करंट,
और ब्लोड का भी मतलब होता है टू मूव और क्रिएट एन एयर करंट, लेकिन फ्लो का मतलब क्या होता है? उड़ना, फ्लो करना हवा में। ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट डिफरेंस नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, बस ऐसे ही यूज होगा, कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन एक अलग से वर्ड था तो मैंने आपको करा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बाकी आपका स्ट्राइक और स्ट्रक, इसमें तो कुछ नहीं है। स्ट्रक का मतलब होता है, दिस इज नोन एज स्ट्राइक और स्ट्रक, गुस्से में जब दीवार पे मारते हो, स्ट्रकिंग, स्ट्राइकिंग समथिंग। लूज, लॉस्ट एंड लॉस्ट और लूजेंड, सिंपल सी चीज है। लूज का मतलब होता है कपड़े का ढीला पड़ना, और लूज का मतलब होता है किसी गेम को हारना। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक बार आया था, LOSE लिखा था और LOOSE लिखा था, हाँ यही लिखा था। और वहां पे बात हुई थी कि कोई इंसान अब मैच में हार गया है। तो भाई कोई इंसान अगर मैच में हार गया है तो उसके लिए, हारने के लिए तो लूज आएगा ना। LOO कब आता है? LOO आता है जब कपड़े ढीले होने की बात होती है तब। चलो, अब इसमें आपको कैसे समझना है ये सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, बस एक डिफरेंस याद रखो, वेक और अवेक। बस इसी तरीके से आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है और बस इसी तरीके से आपको समझना है। डिफरेंस समझो कि वेक और अवेक का मतलब क्या होता है। सपोज आपके पापा कहीं बाहर गए थे और उनकी ट्रेन लेट हो गई, वो लेट से घर में आ रहे हैं, तो आपके मम्मी ने आपसे बोला कि पापा की ट्रेन 3 बजे आएगी, मैं दवाई खा के सो रही हूँ, प्लीज यू, आपसे बोला कि यू स्टे अवेक टिल 3 PM, मतलब कि 3 बजे तक जागते रहो। स्टे अवेक का मतलब होता है कि 3 बजे तक जागते रहो। और वेकअप का मतलब क्या होता है कि हम भी अभी सो रहे हैं, तुम भी सो जाओ, लेकिन अलार्म लगा के सोना, 3 बजे उठ जाना क्योंकि पापा की ट्रेन है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है वेक और अवेक में? वेक का मतलब होता है जागते रहो, और अवेक का मतलब होता है जागते रहो, स्टे अवेक। और वेकअप का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उठ जाओ। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? जागते रहो एंड उठ जाओ। एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बाकी ये जो सब लिखा है यहाँ पे, इसको मत देखिएगा, अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा, बस इसको याद रखो। वेक का मतलब होता है कि उठ जाओ, और अवेक का मतलब होता है जागते रहो। बाउंड और बाउंडेड करते हैं यार। बाउंडेड का मतलब होता है कि किसी के पैर आपने बांध दिए हैं, वो एक 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 से झपक झपक के चल रहा है, तो दैट इज बाउंडेड। और बाउंड का मतलब होता है कि टाई करना, टाइट बांधना। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस देख लेते हैं। तो हमारे सेंटेंस में जब ये तो पढ़ा हुआ है ना कि सी आएगा तो नाउन है और एस आएगा तो वर्ब है, सिंपल। ठीक, चलिए अब ये भी देख लेते हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बिड, बिड, बिड। बिड दो तरीके से यूज होता है। पहला तरीका जिसमें तीनों सेम होता है, और दूसरा जिसमें बदलता है। बिड, 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 इसका मतलब होता है बोली लगाना। जैसे मूवीज में बोली नहीं लगती, हवेली की 3 करोड़, 3 करोड़ 10 लाख, 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2, तो ये बिड, बिड, बिड हो गया, बोली लगाना। और अगर आप किसी को कमांड या ऑर्डर दे रहे हो तो उसको बोलते हैं बेड करना। आई विल नॉट टेक योर ऑर्डर्स, आई विल नॉट टेक योर बेडिंग। ठीक है, मतलब जो तुम बेड कर रहे हो, जो मेरे ऊपर ऑर्डर लगा रहे हो, कमांड कर रहे हो, वो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। ठीक है, एग्जाम में आपके ये सवाल आया था कि मतलब आपके सेंटेंस में हैड लिखा था, अब उसके बाद डैश था, और ऑप्शन में बिडन और बिड दोनों दिया था। और हमें पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म बिडन भी होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म बिड भी होता है। अगर कभी भी ऐसा हुआ करे तो देख लो कि सेंटेंस में बात क्या हो रही है। सेंटेंस में अगर किसी चीज के बोली लगने की बात हो रही है तो बिड आएगा, और सेंटेंस में अगर बात हो रही है ऑर्डर देने की तो वहां पे बिडन आएगा। ठीक, फोरगो एंड फोरगो ये भी कर लेते हैं। देखो, FORE लगा है ना, मतलब की बात हो रही है पहले की, समथिंग दैट इज प्रीसीडिंग इन टाइम, पहले हो रही है। और फॉरगॉन मतलब किसी चीज के बिना काम चलाना, पहले होना। फॉरवर्ड, पहले जो लिखा गया है उसको फॉरवर्ड कहते हैं। पहले ही प्रिडिक्ट कर लेना फ्यूचर में क्या होगा, उसको फोरकास्ट कहते हैं। तो बेसिकली अगर आपके सेंटेंस में FORE आता है, इसका मतलब होता है कि फ्यूचर में किसी चीज की प्रिडिक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो बस यहाँ पे भी FORE आया है, यानी कि किसी चीज के प्रीसीड होने की बात हो रही है। और फॉरगॉन का मतलब होता है किसी चीज के बिना काम चला लेना। अफेक्ट और इफेक्ट मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ तो दोबारा नहीं कराऊंगी। अफेक्ट का मतलब होता है वर्ब और इफेक्ट का मतलब होता है नाउन।
ओके, तो यहाँ पे आपका बेसिक वर्ब खत्म होता है और अभी तक हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, सबसे पहले मैं उन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ, लेकिन पहले 2-3 प्रैक्टिस कर लेते हैं। पोल नहीं मिलेगा, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, बस मुझे देखना ये है कि पहले कौन आंसर करता है, बाद में कौन करता है। सब कुछ उसी के ऊपर बेस्ड है जो मैंने आपको कल और आज पढ़ाया है। और जब तक एक एक स्टूडेंट का आंसर नहीं आएगा जो क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तब तक क्लास आगे बढ़ाने में ना मुझे मजा आएगी ना आपको। He used to done my homework। यार टू के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना। वैसे तो यूज टू भी मॉडल वर्ब है जिसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन हमको ये पता है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो हमने डन की जगह पे डू कर दिया। एक एक स्टूडेंट आंसर करो फटाफट। We ought to praying every day in the morning। We ought to praying every day in the morning। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ought to आया है ना, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो प्रेइंग नहीं हो जाएगा, प्रेइंग की जगह पे प्रे हो जाएगा। कूल, सुपर डुपर कूल। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस को करने से पहले मैं देखना चाहती हूँ, अगर किसी को हैंड रेज करना है या कुछ पूछना है तो पूछ लो। 12th क्वेश्चन स्क्रीनशॉट भेजा करिए, स्क्रीनशॉट ऐसे समझ में नहीं आता है। Even autonomy question have been rendered irrelevant in the conversation on Kashmir। Been plus verb का फोर्थ फॉर्म लगता है, यहाँ नहीं यूज हुआ है। अरे क्योंकि बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, हमारा सेंटेंस पैसिव है प्रिया। बताया तो था ये चीज कितनी बार कि बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी आता है। थर्ड फॉर्म कब आता है, अगर हमारा सेंटेंस पैसिव होता है। ठीक, बताया तो था ये मैंने कल, ये सेंटेंस पैसिव है। ठीक है, तो ये हमारा बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। कैसे पता चलेगा पैसिव है, वर्ब के जस्ट पहले वाला वर्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई एक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब ये एक्टिव नहीं पैसिव है। बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जो मैं प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर रही हूँ ना कमल, और बाकी मैं जो करूंगी उतना सफिशिएंट है, उसके अलावा परेशान मत होइए। हम सस्पेंडेड के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए ही क्यों? अरे श्रुति, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है यार। अब आप मुझसे पूछो 2+2 4 क्यों होता है, तो उसका जवाब मेरे पास थोड़ी ना होगा। सेकंड और थर्ड फॉर्म जिसकी जरूरत नहीं है मुस्कान, वो मैं कभी क्लास में बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को अननेसेसरली कंफ्यूज नहीं करती हूँ। परमिटेड, अलॉटेड और कॉन्फिडेंट, इसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगी, तब बताइएगा। चलो विवेक, मैंने आपको कॉल भेजा है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। बस ईयरफोन यूज करना, मुझे ईयरफोन के बिना आवाज नहीं आती। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस है ना, इनको एक बार देखते हैं ब्रेक के बाद। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10:25 पे एक एक करके हम लोग करेंगे ना यूनियंस एंड फ्रेजेस। सवाल है, इससे डरिए मत, इसका सामना ओके। और अगर सामने नहीं है तब आईएनजी लगता है। तो सब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, फिर मूव करेंगे और जो क्वेश्चंस बचे हैं उनकी तरफ। ये आपके सामने एक लंबा चौड़ा सा सवाल है, इससे डरिए मत, इसका सामना करिए। हो सकता है आपके इस सवाल में 2 एरर हो सकता है एक हो सकता है एक भी ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक,
तो पहले तो इसको आप लोगों को करना है सॉल्व। तो सबसे पहले बढ़िया तरीके से इसको आंसर करो सब लोग। While none of the work is connected to Goa or its history or culture, other than connection that emerges from being placed, being के बाद verb का third form आता है तो ये place नहीं होगा, placed हो जाएगा clearly। और been के बाद भी verb का third form आएगा तो ये install नहीं होगा, installed हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं समझ में नहीं आया, ये बताइए अब समझ में आया, क्लियर हो गया अच्छे से? बेहतरीन, अब इसको करो। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एकदम सेम रहता है। एक्चुअली हम लोगों को डाउट क्या होता है कि किसी भी वर्ड के एंड में अगर ईडी लगाओ तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाता है। हम लोगों को हमेशा ये डाउट होता है कि किसी भी वर्ड के एंड में अगर हम ईडी लगा रहे हैं तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या चीज है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कास्ट, सेकेंड फॉर्म भी कास्ट है और थर्ड फॉर्म भी कास्ट है। कास्ट से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, टेलीकास्ट, इन सब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होता है, यानी कि ईडी नहीं लगता है, पहली चीज। दूसरा और कौन सा वर्ड होता है, पुट, पुट, पुट। पुट भी तीनों तरीके से सेम रहता है, कट भी तीनों तरीके से सेम रहता है और स्प्रेड भी तीनों तरीके से सेम रहता है। ठीक, बिड भी तीनों तरीके से सेम रहता है, अगर बिड का मतलब बोली लगाने के पर्पज से यूज करते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड हो या थर्ड हो, तीनों फॉर्म में कास्ट कास्ट ही रहता है तो कास्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, बढ़िया से। बस एक गलती आपने छोड़ दी है, पीपल वर्ड है ना, पीपल के संग प्लूरल आता है तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, पहली एरर। दूसरी एरर क्या है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो टू पास्ड नहीं होगा, टू पास होगा। ठीक, दो एरर थी। चलिए इसको करिए बढ़िया से। हैड के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है और अभी अभी हमने सीखा है कट हो, पुट हो, चाहे स्प्रेड हो, सारे वर्ड्स फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में सेम रहते हैं। तो ये स्प्रेड स्प्रेड ही रहेगा, स्प्रेडेड नहीं होगा। इसको करिए सब लोग बढ़िया तरीके से, बढ़िया बढ़िया, जल्दी जल्दी। A child is being fed by his mother. बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और फीड नहीं फेड होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म।
मैं जो करा रही हूँ ना, इसके अलावा और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है. दिस इज मोर देन इनफ, दिस इज मोर देन सफिशिएंट. Owing to the heavy rains, the ship drowned in the middle of the ocean. Drowned और sank के बीच का फर्क समझते हैं. दोनों का मतलब होता है डूबना. तो अगर हम बात कर रहे हैं किसी लिविंग बीइंग के डूबने की, तो वहां पे आ जाता है ड्राउन. और अगर हम बात करते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग के डूबने की, तो वहां पे आ जाता है सैंक. लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के संग हम डूबने वर्ड का, डूबना दोनों का मतलब होता है. लिविंग, अगर कोई इंसान डूब रहा है तो हम ड्राउन लिखेंगे, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग डूब रही है तो हम सैंक लिखेंगे. इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है शिप सैंक. ठीक है. स से शिप है, स से सैंक है, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग के लिए सैंक यूज होता है. इसको करिए सब लोग बढ़िया से. स्पीड में आंसर करा करिए, इतनी तेज कि मेरे मुंह से निकल जाए कि यू गाइस हैव आंसर्ड एट अ लाइटनिंग फास्ट स्पीड. एकदम सही है. कभी भी आप किसी चीज के बारे में सोचते हो तो वहां पे होप और फियर दोनों आता है. ठीक है. लेकिन अगर आप किसी पॉजिटिव चीज के बारे में सोच रहे हो तो वहां पे होप लिखोगे, और अगर आप किसी नेगेटिव चीज के बारे में सोच रहे हो तो वहां पे फियर लिखोगे. किल मी इन अ फेक एनकाउंटर, ये एक डर है, एक नेगेटिव सोच है. ठीक है. तो नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा? नेगेटिव के लिए आता है फियर. तो यहाँ पे होप की जगह पे फियर हो जाएगा आपके सेंटेंस में. तो ये एरर थी. ठीक. He has and will do a lot of work for the sake of his mother. अब देखो, कभी भी हमारे सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन आता है ना, तो हम अपने वर्ड को बैलेंस कर लेते हैं. ये बैलेंसिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा रूल है जो आप सबको आंख बंद करके फॉलो करना है. बस ये समझ लो. बैलेंसिंग एक ऐसी चीज है. बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जो पहले आया है वही आपका बाद में होगा, जो पहले आया है वही बाद में होगा, जो बाद में आया है एग्जैक्टली सेम रहेगा पहले और बाद वाला. हमने देखा एंड के बाद दो चीजें आ रही हैं, विल और डू. एंड के बाद में दो चीजें आ रही हैं, विल और डू. एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है. विल आ रहा है और डू आ रहा है. एंड के पहले हमने देखा सिर्फ हैज आ रहा है, यानी कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब नहीं आ रहा है. बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? कैसे बैलेंसिंग देखी जाती है? एकदम सेंटेंस को खोल के रख दो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी. हमने देखा कि एंड के बाद आपकी दो चीजें लिखी गई हैं, विल और डू, और एंड के पहले सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आया है, मेन वर्ब नहीं आया है. तो दिस इज नॉट बैलेंस. आप समझ रहे हो? बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? जो पहले है वही बाद में रखना होगा. हमने देखा बाद में दो है, पहले भी दो आएगा. हेल्पिंग वर्ब लिखा है, मेन वर्ब हम अपने साइड से ऐड कर देंगे. तो हैज के बाद जो मेन वर्ब होता है वो अपने थर्ड फॉर्म में होता है, यानी कि हैज डन हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? हैज डन एंड विल डू. अब हमारी सिचुएशन अच्छे से बैलेंस है. It being a windy day, you must thought of going out and enjoy the wind.
अब हमने देखा एंड के पहले आईएनजी है तो एंड के बाद में भी आईएनजी होगा, तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस में इंजॉइंग आ जाएगा। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। During the theft in the house, not only the house was looted but also the things taken away। फिर वही चीज है, आपने देखा was के बाद verb का थर्ड फॉर्म आया है, तो यहाँ पे सिर्फ taken क्यों आया है? यहाँ पे भी तो हम were taken लिखेंगे तभी चीज बैलेंस्ड होगी। चलो ये नहीं हमारा हो चुका है, अब हम मूव करते हैं। जो मैं शुरुआत में कर रही थी ना, मेरे ख्याल से अब आप लोग एकदम सेट हो गए हो, बढ़िया से सेट हो गए हो ना सब लोग। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। 3 सेंटेंसेस आपके पास हैं, अच्छे से पढ़िए, फिर मैं पोल दूंगी, पोल में आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। चलो तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से आपको करना है। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टरेट। क्या इसमें कोई एरर है? मैंने सोचा था ये मैं आपको सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट की क्लास में कराऊंगी, लेकिन अब सामने आ गया है तो समझ लीजिए। कभी भी हमारे सेंटेंस में जब 2 आर्टिकल आता है, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट एक नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल है। यहाँ पे 2 लोगों की बात हुई है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, मतलब कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। द सेक्रेटरिएट कंप्राइजेस ऑफ, कंप्राइजेस का मतलब सबसे पहले समझिए क्या होता है। कंप्राइजेस का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, तो कंप्राइजेस के बाद दोबारा ऑफ नहीं लगेगा। ठीक, यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर्स। अवॉइड के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। एक और वर्ड है जिसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, मैंने अभी अभी कराया था और मैंने बोला भी था कि आप लोग लिख के रखिए।
कौन सा वर्ड था? मैंने बोला था अवॉइड के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, परमिटेड के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 का ये रहा। ही डिनाइड, अवॉइड और डिनाइड और परमिटेड के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, तो टू हैव नहीं हैविंग आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन रेजेस। यार राइज और रेज के बीच में क्या फर्क है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, राइज और रेज के बीच में क्या फर्क है? राइज का मतलब होता है खुद से उगना, खुद से उग रहा है। और रेज का क्या मतलब होता है? आपने हैंड रेज किया है, हैंड रेज, हैंड रेज मतलब कि कोई चीज अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो वहां पे रेज आएगा, और कोई चीज अगर खुद से हो रही है तो राइज आएगा। अब इन्फ्लेशन को आप जानबूझ के पकड़ के उठा थोड़ी ना रहे हो, है ना? तो वहां पे आपके सेंटेंस में इन्फ्लेशन के संग राइजेस आएगा, खुद से हो रहा है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 का पोल ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21 का पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो, बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ। बैंक किस लिए डेवलप किए गए थे? ताकि लोगों का रुपए जो है वो सेफ रखा जाए। तो बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड टू मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीड इट। अच्छा, अगर हमारे सेंटेंस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और उसके बाद एंड है, तो बैलेंस करने के लिए बाद में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है या फिर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है? सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, तो सिर्फ मेक आएगा। आई मेंट नथिंग लेस देन टू कंपेल यू टू कम। अब एक बात यहाँ पे आप सब लोग मुझे बताओ, कंपेलिंग आएगा, टू कंपेल नहीं आएगा। देखो, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में आईएनजी दिया होता है तो बैलेंस आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे भी आईएनजी लिखते हैं, तो यहाँ पे कंपेलिंग हो जाएगा।
ठीक, he is capable to do this work, capable के बाद, avoid के बाद, denied के बाद वर्ब का ing फॉर्म आता है। तो कितने वर्ड्स मैंने अभी तक सिखाए हैं जिनके बाद वर्ब का ing फॉर्म आता है? मैंने कितने वर्ड्स अभी तक सिखाए हैं टोटल जिनके बाद वर्ब का ing फॉर्म आता है? मुझे नंबर मत बताइए यार, वर्ड्स लिख के बताइए यार, बहुत ही ज्यादा आलसी खोर हो आप लोग। परमिट, अवॉइड, डिनाइड, केपेबल, वेरी गुड। इनके बाद वर्ब का ing फॉर्म आता है। इसको करो, 3 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 का पोल ये है, क्वेश्चन नंबर 23 का पोल ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 का पोल ये है, वेरी गुड। ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, इजंट ही? सबसे पहले एक चीज समझ लो क्वेश्चन टैग के संग, ये बेसिक वर्ब का सवाल नहीं है, क्वेश्चन टैग का है, समझ लो आप लोग। अगर कभी भी हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगता है, और कभी भी सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगता है, मतलब हमेशा ऑपोजिट नेचर चलता है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो इजंट ही नहीं होगा, सिर्फ इज ही होगा। ठीक, आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। आप विश कर रहे हो किसी चीज का, कोई चीज आपका डिजायर है, विश है, तो उसके संग कभी भी एम नहीं आता है, डायरेक्टली वर आता है। आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। क्लियर है? क्लियर है? चलो, शी इज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के बाद क्या आता है? कॉन्फिडेंट के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। तो अभी हमने कितने शब्द सीख लिए? अवॉइड, डिनाइड, परमिटेड, कॉन्फिडेंट, एंड एक और है जिसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। जल्दी से बताओ, अवॉइड, डिनाइड, परमिटेड, कॉन्फिडेंट और परमिटेड, केपेबल। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है भाई, कुछ बहस हो रही है क्या? मैं तो यार पढ़ाने में कुछ ज्यादा ही डूब गई थी, तो मैंने देखा नहीं कमेंट कि आप में कुछ बहसबाजी चल रही है क्या किसी की। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का पोल ये रहा।
वेरी गुड, चलो डिस्कस कर लेते हैं। सीन्स फ्रॉम द मूवी हैड टू बी सेंसर्ड। CENSOR और CENSUR, इसमें बहुत फर्क होता है। सेंसर का मतलब होता है सेंसर बोर्ड। मूवी सेंसर बोर्ड देखता है ना एक बार, जो भी सीन्स इलीगल लगते हैं उसको काट देता है ना। तो मूवी पहले सेंसर बोर्ड देखता है, बहुत ही बढ़िया। और सेंसर का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज करने की बात नहीं हो रही है, सेंसर बोर्ड मूवी को सेंसर करने की बात हो रही है, तो OR आ जाएगा। आई टेक ग्रेट प्लेजर इन वेलकमिंग, फिर से ING फॉर्म आ गया। हमने कितने शब्द सीख लिए? अवॉइड, डिनाइड, परमिटेड, केपेबल, कॉन्फिडेंट और प्लेजर। इनके बाद हमेशा वर्ब का ING फॉर्म आता है, ठीक। फिर से मेरे साथ सब लोग लिखो, अवॉइड, अवॉइड, डिनाइड, केपेबल, परमिटेड, प्लेजर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके बाद वर्ब का ING फॉर्म आता है। ग्रेट। अच्छे से करिएगा, इसके बाद मैं आपकी रैंक अनाउंस करूंगी 30 क्वेश्चंस के बाद। क्वेश्चन नंबर 28 का पोल ये है, चलो क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं सब लोग। अरे क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 30 का पोल ये है, वेरी गुड। आरती, सौरभ, कीर्ति, करुणेश, वर्षा, सृष्टि, अक्षय, शिव, जसविंदर एंड मेघना। जो लीडर बोर्ड पे हैं उनको भी तालियां, और जो नहीं है उनको भी तालियां, क्योंकि आपके जज्बे को सलाम है कि आपने एंड तक बिल्कुल लगे रहे हो, डटे रहे हो आप लोग। आई सजेस्ट दैट ही गोज, सजेस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये गो हो जाएगा। आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। वुड राइट टू मी, वुड राइट मी, वुड रोट मी। एक सेकेंड, वुड राइट हो जाएगा यहाँ पे, नहीं सिंपली राइट आएगा, रोट नहीं भैया। वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो राइट ही होगा, बस वुड हट जाएगा। रमेश स्माइल्ड, को हंसा, जब उसको याद आई तो रिमेम्बर्ड होगा, ना कि रिमेम्बरिंग। एक चीज बता दो जल्दी जल्दी, मैं एक पोल क्रिएट कर रही हूँ, आप सबसे एक चीज पूछ रही हूँ। मैंने आप लोगों को जो 2 कोर्सेज की लिंक दी थी और मैंने कहा था कि उनकी रिकॉर्डिंग सुनिए, आप लोग कितने लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हो? ट्रू पे क्लिक करो, और अगर नहीं सुन रहे हो रिकॉर्डिंग तो फॉल्स पे क्लिक करो। आई जस्ट वांट टू सी कि कितने लोग हैं जो सुन रहे हैं और कितने लोग हैं जो नहीं सुन रहे हैं। रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लगभग लगभग 60% लोग बोल रहे हैं कि मैम हम अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे ये जानना चाहती हूँ, एक बार पूछना चाहती हूँ कि आप लोग रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुन रहे हो? मैंने तो बोला था ना कि रिकॉर्डिंग सुन, अगर मैंने बोला कि रिकॉर्डिंग सुनो, मैंने 2 कोर्सेज आपको दिए थे वोकैबुलरी के, और मैंने बोला उन दोनों कोर्सेज की रिकॉर्डिंग सुनो। दिन में 1 घंटे फिक्स कर लो, 6 से 7, 7 से 8 आपके ऊपर है, और जरूर रिकॉर्डिंग सुनो।
ठीक है, मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट मत समझो, इसको मेरा सजेशन समझो। अगर 50 में 50 लाना चाहते हो तो जो कह रही हूँ उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। मैंने 2 कोर्सेज आपको लिंक कल दिए थे, कल की क्लास में जाना, आपको लिंक दिख जाएंगे। मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तब भी मिल जाएंगे कोर्सेज, जरूर उनकी रिकॉर्डिंग आज ही से पढ़ना शुरू कर लो। ठीक, मोहित कल की क्लास में जाइएगा, वहां पे ऊपर की तरफ मैंने पिन किए हुए हैं। ठीक, और अभी क्लास रैप अप करते हैं, कल फिर से मुलाकात होगी आप सबसे इसी जज्बे के संग 9:30 AM पे। टिल देन टाटा बाय बाय।